तो लास्ट चैप्टर है मेरे पास रिवीजन में कैश फ्लो स्टेटमेंट, चैप्टर अप्रोक्सीमेटली 8 नंबर में आता है मेरे पास। अब क्वेश्चन क्या किस टाइप का पूछा जाता है, सबसे पहले तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्वेश्चन कौन सा बनता है, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन बनता है फ्लो के ऊपर कि इनफ्लो है, आउटफ्लो है या फिर नो फ्लो है। आउटफ्लो सभी डिस्कस करेंगे अभी क्या होता है चैप्टर पूरा, इनफ्लो है या फिर माने कि नो फ्लो। पहला क्वेश्चन ये पूछता है और फिर ये पूछता है जो सीएफएस के एस्पेक्ट हैं। पहला क्वेश्चन आपसे ये बन जाता है छोटा, और एक कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमारे पास जो टाइप ऑफ एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है अभी बात करेंगे, डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज, उसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये ओए है, ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग है या फाइनेंसिंग। और जो तीसरा क्वेश्चन बनता है वह कंप्लीट क्वेश्चन बनता है, फुल फ्लेज जो मेरे पास बनता है वह बनता है सीएफएस बनाओ, प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो हम सारे एस्पेक्ट कवर करेंगे इसके। तीन टाइप के क्वेश्चन मेरे पास कैश फ्लो स्टेटमेंट से पूछता है। पहला पूछता है फ्लो ऑफ कैश के ऊपर, दूसरा पूछता है टाइप ऑफ एक्टिविटीज के ऊपर, और तीसरा जो क्वेश्चन पूछता है वह सीएफएस प्रिपेयर करके दिखाइए। तो जब मैं सीएफएस बताऊंगा आपको तो ऑटोमेटिकली सारे एस्पेक्ट कवर करूंगा कि कौन सा क्वेश्चन बनता है और कौन सा क्वेश्चन आएगा आपको। रेडी सब लोग? पक्की बात है? कहीं थोड़ा बहुत व्यस्त है तो अभी हट जाना, बीच में मुझे इंटरप्ट मत करना। अभी इंटरप्ट करना है तो कर लो। ओके, तो सबसे पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट डेफिनेशन के ऊपर आ जाते हैं। तो नोट्स बनाते हैं, पॉइंट्स बनाते हैं। पहला पॉइंट बनता है व्हाट मीन बाय द सीएफएस। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होते हैं? CFS is a tool, या हम टूल भी कह सकते हैं, एंड इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो टूल ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट as well as CFS cash flow statement is a part of financial statement। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का भी पार्ट है, टूल भी है। तो CFS is what? CFS होता क्या है? CFS is a statement, CFS is a statement, क्या रिकॉर्ड करती है? is a statement which records what? क्या रिकॉर्ड करती है? records of movement of cash and cash equivalent। क्या रिकॉर्ड करती है? which record to the movement of cash and cash equivalent। it covered under CFS, किसमें कवर होती है? CFS covered under AS3। कहां आएगी मेरे पास? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 में आएगी। फिर आ जाता है वाई सीएफएस टू प्रिपेयर, क्यों बनाई जाती है? शॉर्ट टर्म, क्यों बनाते हैं? शॉर्ट टर्म पोजीशन, कि हमारे पास शॉर्ट टर्म पोजीशन क्या है कैश की? एफिशिएंसी ऑफ कैश, एफिशिएंसी मैनेजमेंट के लिए, कैश बजट तैयार करने के लिए। तो शॉर्ट टर्म पोजीशन के लिए कैश एफिशिएंसी मैनेजमेंट का पता लग जाता है, कैश बजट बनाने के लिए हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। फिर मेरे पास आ जाता है CFS डिवाइडेड इनटू 3 एक्टिविटीज। 3 एक्टिविटीज, कौन कौन सी 3 एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है? पहला ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, बिलोंग टू दी operations, movement of operation in the movement of cash in the operations। तो मुझे ये पता लगता है कितना ऑपरेशन में कैश की मूवमेंट है। दूसरी एक्टिविटीज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, जो सीधे तौर पर आपको लेके जाएगा मूवमेंट ऑफ कैश इन दी एनसीए, नॉन करंट एसेट में। तो मूवमेंट ऑफ कैश इन दी
नॉन करंट एसेट, एंड तीसरी बात जो हम डिस्कस करेंगे वह डिस्कस करेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज जिसमें हम बात करेंगे फाइनेंस के बारे में, शेयर कैपिटल एंड लॉन्ग टर्म डेट्स, मूवमेंट ऑफ कैश इन दी शेयर कैपिटल एंड लॉन्ग टर्म डेट। अब हमने यहां लिखा CFS विच रिकॉर्ड मूवमेंट ऑफ कैश, तो यहां मूवमेंट ऑफ कैश का मतलब क्या है? इट मे इनफ्लो, इट में इनफ्लो, इनफ्लो मतलब कैश का आना, कैश का आना, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द आउटफ्लो? कैश का जाना। हम बात करेंगे, सिर्फ ये ना देखेंगे एसेट आ रहा है, ये एसेट जा रहा है, लायबिलिटी और एसेट में क्या फर्क पड़ रहा है इस बात से मेरा कोई लेना देना नहीं है, हमारा संबंध सिर्फ है कि कैश की क्या मूवमेंट है। फिर इसी के बीच में कैश का आना, कैश का जाना पता लगा। क्या सर नो फ्लो भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कब हो सकता है सर? जैसे हमने बोला डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट, तो ये नो फ्लो ऑफ कैश हो गया। मैंने बोला शेयर्स इशूड, शेयर्स इशूड, डिवेंचर्स इशूड अदर देन कैश, तो ये भी क्या है? नो मूवमेंट ऑफ कैश। डिवेंचर्स इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी, ये भी क्या है? नो मूवमेंट ऑफ कैश। तो कई बार आपसे पूछ लेता है नो फ्लो ऑफ कैश। फिर मेरे पास है CFS को अकाउंट करने के लिए हमने जाना ये शॉर्ट टर्म पोजीशन के लिए AS3 पूछ लेता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 के तहत हम बातें कर रहे हैं, और AS3 इसको कितने हिस्से में बांट देता है? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। देन मेथड्स हैं, मेथड्स टू रिकॉर्ड, तो अगला नोट है मेरे पास मेथड्स, मेथड्स टू प्रिपेयर CFS। मेरे पास दो मेथड है, मेथड नंबर 1 डायरेक्ट मेथड एंड नंबर 2 इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड इज नॉट इन द सिलेबस, डायरेक्ट मेथड मेरे पास सिलेबस में नहीं है, डायरेक्ट मेथड इज नॉट इन द सिलेबस। तो मेरे पास सबसे पहले आ गया इनडायरेक्ट मेथड में फॉर्मेट सी है, इनडायरेक्ट मेथड के अकॉर्डिंग CFS एज ऑन, जिस डेट को मैं बना रहा हूं। तो पहली जो एक्टिविटी आ गई मेरे पास, ऑपरेटिंग एक्टिविटी डायरेक्टली बिलोंग टू द ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस, नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस में कितना कैश आ रहा है या जा रहा है, पर हम मेथड क्या फॉलो कर रहे हैं? नॉर्मल ऑपरेशन तो क्या हुए? खर्चा, रेंट दे दिया, सैलरी पे कर दी, गुड्स खरीद लिए, उसमें कैश चला गया। पर हम बात कर रहे हैं इनडायरेक्ट मेथड, तो मेरा क्वेश्चन कहां से स्टार्ट होगा? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट में सारी चीजें एडजस्ट हो चुकी हैं, अब मैं क्या कर रहा हूं? उन्हें रीएडजस्ट कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? तो रीएडजस्टमेंट। सबसे पहले नेट प्रॉफिट, अभी हम जानेंगे एक एक करके कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम क्या होता है, अभी बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा इन डिटेल, क्योंकि एक नंबर में तो मेरे पास यही बन जाता है। 1 मार्क तो अगर 6 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, आधा नंबर 1 मार्क यहीं पर कवर कर जाता है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। इसमें ऐड और लेस क्या हो जाएगा? एडजस्टमेंट फॉर नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश आइटम जो ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है, या फिर वो किसमें है? कैश में नहीं है, या तो ऑपरेटिंग से रिलेटेड नहीं है या फिर वो, या फिर दोनों ही हो सकते हैं। तो मैंने बताया डेप्रिसिएशन नॉट इन कैश, एमोटाइजेशन, एमोटाइजेशन हो गया इंटेंजिबल एसेट का, डेप्रिसिएशन लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, फाइनेंस कॉस्ट, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? एड, मैंने लिखा ना एड और लेस, तो लेस क्या होगा? लेस क्या होगा? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, तो इनको ऐड माइनस किया मैंने, याद रहेगी बात। एक कॉलम और बना लेते हैं फाइनली,
ये हम अभी इनर कॉलम बना रहे हैं, एक कॉलम और बना लेते हैं आउटर कॉलम, ये मैं इनर कॉलम बना रहा हूं अभी। ऐड माइनस कर लिया, इनको ऐड माइनस कर लिया, और ये मेरे पास क्या आ गया, इसको ऐड माइनस करने के बाद, ऐड माइनस करने के बाद क्या आ गया मेरे पास, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। वर्किंग कैपिटल चेंजेस होने से पहले की मेरे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब इसमें ऐड माइनस क्या हो जाएगा, अब इसमें ऐड माइनस हो जाएगा, ऐड क्या होगा, डिक्रीज इन करंट एसेट्स। डिक्रीज इन करंट एसेट में क्या कर दूंगा भाई, ऐड कर दूंगा, लेस क्या करूंगा मैं, इंक्रीज इन करंट एसेट। और मैं ऐड क्या करूंगा, इंक्रीज। भाई जब एसेट की वैल्यू कम होगी तो कैश तो आ रहा होगा ना, डेटर कम हो गए तो इसका मतलब मेरे पास पैसा डेटर से आ गया, स्टॉक कम हो गया इसका मतलब मैंने रियलाइज कर लिया पैसा। तो डिक्रीज इन करंट एसेट, या मैं बोल सकता हूं इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, इंक्रीज इन करंट एसेट, और माइनस क्या, और क्या माइनस हो जाएगा, रिवर्स। जब मैं मेरे क्रेडिटर कम हो रहे हैं तो इसका मतलब ऑब्वियसली मैं उनको पेमेंट कर रहा हूं। इनको भी रीएडजस्ट कर दिया, क्या आ गया मेरे पास यहां तक, ऐड माइनस करने के बाद इनको क्या आता है, हाँ जी, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। और उसके बाद क्या करेंगे हम, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन के बाद लेस नेट इनकम टैक्स पेड, लेट नेट इनकम टैक्स पेड, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को रिवर्स करेंगे। सर ये सब बताऊंगा, टेंशन ना लीजिए, अभी सब नोट बनवाऊंगा। और फाइनल अमाउंट आ गई आउटर कॉलम में, लिख दिया कैश फ्लो फ्रॉम, पॉजिटिव आ रहा है तो मैंने बोला फ्रॉम, नेगेटिव आ रहा है तो मैंने क्या बोल दिया, यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्या यहां तक बनाया फॉर्मेट, पहले पूरा फॉर्मेट समझते हैं फिर मैं एक एक करके नोट समझाना स्टार्ट करूंगा। अब नीचे आ गए इसी की, तो सबसे पहला पार्ट मेरा हो गया। अब बी में आ गए हम लोग, बी पहले ए लिखा था, अब मैंने बी में लिखा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। क्या आ जाएगा भाई इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आ जाएगा, सिंपल याद रखना किससे बिलोंग करता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, बिलोंग टू दी एनसीए। किस लिए बिलोंग करता है, नॉन करंट एसेट, सीधी सी भाषा में। तो जब भी मैं परचेज करूंगा तो परचेज ऑफ एनसीए। सर एनसीए में चाहे मैं टेंजिबल खरीद रहा हूं, चाहे मैं इंटेंजिबल खरीद रहा हूं, चाहे मैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट खरीद रहा हूं, तीनों आ गए। परचेज ऑफ एनसी का मतलब क्या हुआ, सर वो चाहे टेंजिबल है, चाहे वो इंटेंजिबल है, चाहे वो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। दिस इज व्हाट आउटफ्लो, दिस इज व्हाट आउटफ्लो। तो परचेज ऑफ एनसी क्या होता है हमेशा, एसेट खरीदना इज व्हाट आउटफ्लो, पैसा जा रहा है। सेल ऑफ एनसीए, सेल ऑफ एनसीए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। सेल ऑफ एनसीए क्या हो जाएगा भाई, पॉजिटिव हो जाएगा मेरे पास। और एनसीए से रिलेटेड कुछ और बात भी हो सकती है। अब मैंने एनसीआई लिखा तो एनसीए से रिलेटेड क्या हो सकता है, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड।
ये भी हो सकता है मेरे पास, तो मैंने ये भी लिख लिया और इनका रिजल्ट क्या आ गया, आउटर कॉलम में चला गया। रिजल्ट क्या होगा, कैश फ्लो फ्रॉम, पॉजिटिव आ रहा है तो यूज्ड, नेगेटिव आ रहा है इन, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, नेगेटिव आ रहा है तो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो मेरे पास बी पार्ट भी हो गया। सबके नोट बनाएंगे अभी हम, पहले पूरा फॉर्मेट समझते हैं कि कैसे पूरा फॉर्मेट बनाया जाता है सीएफएस का। उसके बाद आ गया मैं सी पार्ट, क्या है मेरे पास, फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में क्या आ जाएगा, इशू, इशू ऑफ, तो जब भी मैं इशू करूंगा तो क्या होगा, इशू करूंगा तो क्या होगा, सर पैसा आ रहा है तो इशू ऑफ व्हाट, इशू ऑफ शेयर कैपिटल या इशू ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। लॉन्ग टर्म डेट में क्या क्या आ गया मेरे पास, सर शेयर कैपिटल में पीएससी भी आ गया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी आ गया। पीएससी इज व्हाट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ईएससी इक्विटी शेयर कैपिटल। एलटीडी में सारे लोन आ गए, एलटीडी में क्या आ गया, डिवेंचर्स भी आ गए। एलटीडी में क्या आ गया, सर डिवेंचर्स भी आ गए, बैंक लोन भी आ गए, याद रखना बैंक ओवरड्राफ्ट भी आ गए, बैंक ओवरड्राफ्ट भी आ गए, पब्लिक डिपॉजिट भी आ गए, सारे लॉन्ग टर्म डेट आ गए। सर शॉर्ट टर्म भी आ जाएंगे, यस शॉर्ट टर्म लोन भी आ जाएंगे। याद रहेगी बात, चाहे लॉन्ग टर्म है चाहे शॉर्ट टर्म है, लोन सारे आ जाते हैं। आपको एलटीडी याद रखना है, जब भी आप एलटीडी के बारे में डिस्कशन करेंगे तो आपको याद रखना है एलटीडी में लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म दोनों आ जाते हैं, लॉन्ग टर्म भी आ जाते हैं और सिर्फ सीएफएस बनाते हुए, अदरवाइज तो शॉर्ट टर्म कहां लेते हैं, करंट लायबिलिटी में, सीएफएस बनाते हुए कहां लेंगे हम, फाइनेंसिंग में। तो लॉन्ग टर्म डेट भी आ गए और शॉर्ट टर्म डेट भी आ गए। पूरे शॉर्ट टर्म में क्या क्या आ जाएगा, इसलिए मैंने एलटीडी लिखा है यहां पर, डेट्स में क्या क्या याद रहेगा, डिवेंचर्स, मैं लिख देता हूं एक बार, डिवेंचर्स, बैंक लोन, शॉर्ट टर्म लोन भी आ गए, याद रहेगा शॉर्ट टर्म लोन भी आ गया, पब्लिक डिपॉजिट भी आ गए, पब्लिक बैंक ओवरड्राफ्ट भी आ गया। फिर क्या आ जाएगा इसमें, इशू पॉजिटिव हो गया, रीपेमेंट, रीपेमेंट, हाँ जी रीपेमेंट टू व्हाट, रीपेमेंट टू, रीपेमेंट टू पीएससी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल की तो रीपे आपको नहीं मिलेगी क्वेश्चंस में, एंड रीपेबल टू डेट, मतलब उनको पेमेंट कर रहे हो, नेगेटिव हो जाएगा। अब इनसे रिलेटेड, इशू से रिलेटेड कई बार सिक्योरिटी प्रीम भी देता है तो यही आ जाएगा, याद रहेगा इशू ऑफ सिक्योरिटी प्रीम आल्सो कवर्ड अंडर द शेयर कैपिटल। तो इशू ऑफ सिक्योरिटी प्रीम आल्सो कवर्ड अंडर शेयर कैपिटल। जब मैं शेयर कैपिटल जारी कर रहा हूं तो सिक्योरिटी प्रीमियम को भी कंसिडर करूंगा, और जब मैं रीपेमेंट कर रहा हूं तो याद रखना मैं रीपेमेंट पर प्रीमियम और रिडम्पशन भी लूंगा, दोनों तरफ रीपेमेंट का प्रीमियम भी लूंगा। इशू करते हुए इशू का सिक्योरिटी प्रीमियम कंसिडर करूंगा, सर डिस्काउंट हो तो बिल्कुल डिस्काउंट भी कंसिडर करूंगा, डिस्काउंट भी माइनस कर दूंगा, सिक्योरिटी प्रीमियम ऐड कर दूंगा, डिस्काउंट माइनस कर दूंगा, सिक्योरिटी प्रीमियम ऐड कर दूंगा और डिस्काउंट माइनस कर दूंगा। ऑपोजिट, जब मैं रीपेमेंट कर रहा हूंगा और मैं कोई प्रीमियम पे दे रहा हूंगा उसके ऊपर, अगर मैं कोई प्रीमियम पे कर रहा हूंगा डिवेंचर्स के ऊपर, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के ऊपर, तो मैंने बोला प्रीमियम और रिडम्पशन भी मैं कंसिडर करूंगा, मतलब शेयर कैपिटल डिवेंचर से रिलेटेड एस्पेक्ट भी मैं कवर करूं। इशू कर रहे हैं तो पॉजिटिव मान के चलूंगा और जब रीपे कर रहा हूं तो मैं नेगेटिव मानकर चलूंगा, भूल मत जाना, हाईलाइट करके रखना, इसलिए मैंने हाईलाइट अलग से किया ये पॉइंट। अब शेयर कैपिटल और डिवेंचर से रिलेटेड और कौन से एस्पेक्ट आ जाते हैं भाई, इससे रिलेटेड कौन से एस्पेक्ट आ जाएंगे, डिवेंचर आ गया, क्या आ गया मेरे पास, सॉरी डिविडेंड पेड आ गया, क्या आ गया डिविडेंड पेड, और डेट से रिलेटेड क्या आ गया, इंटरेस्ट पेड, डेट से रिलेटेड क्या आ गया, इंटरेस्ट पेड, ये भी मेरे पास आउटफ्लो,
और आंसर रिजल्ट क्या बन गया? कैश फ्लो फ्रॉम या फिर यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आप तीनों को जोड़ देंगे, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी क्या कहलाएगा? नेट, या तो पॉजिटिव में आ रहा होगा या नेगेटिव में, तो नेट इंक्रीज अगर पॉजिटिव आ रहा है, नेट इंक्रीज पॉजिटिव आ रहा है, अगर नेगेटिव में आ रहा है तो नेट डिक्रीज पॉजिटिव आ रहा है। तीनों को जोड़कर ए बी सी, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग, तीनों को जोड़कर किस में आ रहा है? पॉजिटिव में आ रहा है, दैट इज व्हाट? इंक्रीज। नेगेटिव में आ रहा है तो डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तीनों को जोड़ा, आउटर कॉलम को जोड़ लिया, प्लस क्या कर देंगे? प्लस ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। और आंसर क्या आ जाएगा फाइनल मेरे पास? क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब यहां तक मुझे फॉर्मेट क्लियर हो गया। अब एक एक करके वन बाय वन हर आइटम को पढ़ने की कोशिश करते हैं, नोट बनाते हैं, क्या क्या इसमें आएगा क्या ना आएगा। चलो जी, अब सबसे पहला नोट बनाते हैं हम लोग। सबसे पहले मैंने लिखा नेट प्रॉफिट। सबसे पहले क्या लिखा भाई? तो पहला नोट निकल कर आ गया, जो मैंने बोला एक नंबर में पूछ लेता है, अलग से भी क्वेश्चन आ जाता है। सबसे पहला नोट है मेरे पास नेट प्रॉफिट। तो नोट नंबर 1, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। आप मुझे बताते जाएंगे क्या क्या आ जाएगा। बड़ी गिने चुने आइटम इसमें बातें याद रखनी। सबसे पहले आएगा प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। सबसे पहली आइटम कौन सी आएगी? सबसे पहली आइटम आएगी प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। कैसे निकालेंगे भाई प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर? प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर क्लोजिंग। आपको बैलेंस शीट में प्रॉफिट दिया होगा, सर प्रॉफिट ना दिया हो तो याद रखना रिजर्व एंड सरप्लस का डिफरेंस ना, अलग से आपको प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिया हो तो रिजर्व एंड सरप्लस का डिफरेंस ही याद रहेगी बात। तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। तो मेरे पास ये आ गया पहली आइटम प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर में अगली आइटम कौन सी ऐड करेंगे हम? ट्रांसफर टू रिजर्व। अगर आपको ट्रांसफर टू रिजर्व दिया हो, ये भी क्लोजिंग माइनस ओपनिंग ऑफ रिजर्व। अगर दिया हो अलग से, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। थर्ड आइटम डिविडेंड। डिविडेंड में भूल ना जाना, चाहे वह प्रपोज्ड है, चाहे वह प्रपोज्ड है, चाहे मिल गया हो, इंटीरिम हो, एंटीरिम हो या प्रपोज्ड हो, दोनों डिविडेंड आ जाए। प्रपोज्ड डिविडेंड एज वेल एज एंटीरिम डिविडेंड। फोर्थ आइटम प्रोविजन फॉर टैक्स मेड। जितना भी प्रोविजन फॉर टैक्स बनाया गया इस साल, मैंने मेड जान के लिखा है ताकि आपको याद रहे। लेस इनकम टैक्स रिफंड्स। इनकम टैक्स रिफंड, जाने अनजाने में तुमको एक आधी आइटम मिल सकती है। क्या मिल सकती है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम मिल सकती है। कौन कौन सी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम मिल सकती है?
मिल सकती है। लॉस बाय फायर, थेफ्ट, ये एक्सीडेंट बाय एनी रीजन, और इसी के लिए आपको क्लेम मिल सकता है। तो ये जिया होगा तो ये भी ऐड हो जाएगा। और क्लेम इसके अगेंस्ट मिल गया तो क्लेम रिसीव्ड या इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड माइनस, इन सब को ऐड करेंगे तो मेरे पास आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो टिपर्स में इसको एक बार समझते हैं। सबसे पहले आइटम कौन सी आएगी? मेरे संग संग बोले, ऊंचा ऊंचा बोले, मेरे से भी ज्यादा तेज। सबसे पहले आइटम ऊंचा है और ऊंचा, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कैसे निकालेंगे? सेकेंड क्लोजिंग माइनस इफ गिवन, साथ में हम लगा लिया इफ। थर्ड डिविडेंड कौन सा? प्रपोज हो चाहे वह इंटीरियम हो। फोर्थ प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, है ना, मेड के ऊपर भी हमने सटार मार्क कर लिया। ट्विंकल ट्विंकल हाउ अ वंडर अप अबव द लाइक अ डायमंड। बस, तो इसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं अभी। ये वाला पॉइंट क्लियर है? फिर आ जाता है इनकम टैक्स रिफंड मिल सकता है आपको, तो माइनस हो जाएगा मेरे पास लेस इनकम टैक्स रिफंड। और मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हो सकते हैं, लॉस बाय फायर ऐड हो जाएगा क्योंकि दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ ऑपरेशन, और माइनस क्या हो जाएगा? क्लेम रिसीव्ड, तो वह भी क्या हो जाएगा? माइनस, नॉट द पार्ट ऑफ ऑपरेशंस। पर अल्टीमेट ये कहीं से क्लासिफाई नहीं कर पाएंगे, लास्ट में जाकर रीएडजस्ट भी करेंगे। पहले यहां तक क्लियर है सभी को? अंडरस्टूड है? तो मेरे पास पहला नोट सभी को समझ आया। अब दूसरा नोट पहले नोट में से ही बाहर आ गया कूदता हुआ, डिविडेंड पेड, है ना, प्रपोज डिविडेंड आ गया और इंटीरियम डिविडेंड आ गया। तो अगला नोट बना लेते हैं। नोट नंबर 2, प्रपोज डिविडेंड। हाँ जी, कौन सा लोगे भैया प्रपोज डिविडेंड? कौन सा लोगे भैया प्रपोज डिविडेंड? प्रीवियस ईयर का कि करंट ईयर का? प्रीवियस ईयर का मान के चलते हैं। इट इज डिक्लेयर्ड एज वेल एज, है ना, डिक्लेयर हो गया, प्रपोज नहीं है, नाउ फाइनली डिक्लेयर्ड, प्रपोज एंड डिक्लेयर्ड। तो कौन से वाला? सिर्फ प्रीवियस ईयर का। कौन से वाला? प्रीवियस ईयर का। तो करंट ईयर वाला प्रपोज डिविडेंड क्या कर देंगे? प्रपोज डिविडेंड ऑफ करंट ईयर इग्नोर, करंट ईयर वाला इग्नोर, ये लेंगे और करंट ईयर वाला इग्नोर कर देंगे। तो प्रपोज डिविडेंड ऑफ करंट ईयर इग्नोर। नेक्स्ट नोट आ जाता है मेरे पास, नोट नंबर 3। इंटीरियम डिविडेंड तो लेना एक ही दिया होगा। इंटीरियम डिविडेंड इज व्हाट टू दी ड्यूरिंग द ईयर। इसमें आपको कभी परमिशन नहीं चाहिए होती, किसकी? शेयर होल्डर की, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डायरेक्टली ड्यूरिंग द ईयर वह डिविडेंड को डिक्लेयर करते हैं और पे कर देते हैं विदाउट बीइंग एनी परमिशन। उसमें शेयर होल्डर की परमिशन नहीं लगती, पर इसमें शेयर होल्डर की परमिशन लगती है। फिलहाल नोट बना लेते हैं। इंटीरियम डिविडेंड दिया होगा, एज इट ही आ जाएगा, एक ही होगा, पेड ही लिखेगा, उसको ले लिया जाएगा कंसिडर। तो इंटीरियम डिविडेंड, तो प्रपोज डिविडेंड में से कौन सा डिविडेंड लेना है भाई? प्रपोज डिविडेंड में से प्रीवियस ईयर का डिविडेंड लेंगे, करंट ईयर वाला इग्नोर कर देंगे, और इंटीरियम डिविडेंड जो दे रखा है आपने वही लेना है। नोट नंबर 4, नोट नंबर 4 मेरे पास आ जाता है टैक्स के लिए। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। अब प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स की कहानी, पहला पॉइंट आप नोट कर लीजिए पहले तो, गिवन इन दी एडजस्टमेंट, तो वही मेड है, वही पेड है।
मेड ऐड हो जाएगा फर्स्ट पॉइंट में, नोट नंबर 1, और ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में लास्ट में जाके माइनस हो जाएगा, ऑपरेटिंग में ही माइनस लास्ट में, और ऑपरेटिंग में ही ऐड स्टार्टिंग में। गिवन इन द बैलेंस शीट, हाँ जी, क्लोजिंग वाला मेड है, क्लोजिंग वाले को हम क्या मानेंगे, मेड, ओपनिंग वाले को क्या मानेंगे, पेड। गिवन इन द एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट एंड तो मेरे पास प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स एक इंपॉर्टेंट नोट आ जाता है। अभी पहले ही नोट में से ही हमने लोगों ने नोट्स निकाले। डिविडेंड क्लियर हो गए सभी को। सबसे पहले मुझे पता लगा प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम कैसे निकाला जाता है, उसके सारे कंटेंट किए। उसमें से पहला डिविडेंड पड़ा, ट्रांसफर टू रिजर्व पड़ा, अगला आ गया प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स के कई सारे पार्ट हैं, डिफरेंट पार्ट्स में आ सकता है। पहला पार्ट क्या हो सकता है, ओनली गिवन इन दी एडजस्टमेंट। अगर सिर्फ गिवन इन दी एडजस्टमेंट है तो क्या करेंगे, मेड वाला ऐड कर देंगे, पेड वाला माइनस, सेम ही अमाउंट मेड हो जाएगी, सेम अमाउंट ही पेड हो जाएगी। सर ये मेड पेड क्या है, मेड माने इस ईयर बनाया। तो जब स्टार्टिंग में ऑपरेटिंग के आपने ऑपरेटिंग में स्टार्टिंग में क्या लिखा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, उसमें क्या हो जाएगा, मेड वाला ऐड और पेड वाला माइनस। सर यहां तो गिवन इन दी एडजस्टमेंट ओनली है, तो सेम अमाउंट ही आएगी, सेम अमाउंट ही ऐड हो जाएगी, सेम अमाउंट ही माइनस हो जाएगी। सर गिवन इन दी बैलेंस शीट ओनली, मैं बात कर रहा हूं गिवन इन दी एडजस्टमेंट ओनली, तो दूसरा पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं गिवन इन दी बैलेंस शीट ओनली। क्लोजिंग वाला मेड है, करंट ईयर वाला क्या हो जाएगा, मेड, करंट ईयर वाला मेड, ऑपरेटिंग में ऐड हो जाएगा सबसे टॉप पर, और प्रीवियस ईयर वाला ओपनिंग वाला पेड, लास्ट में जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बैलेंस शीट में भी दिया हो, एडजस्टमेंट भी दिया हो, तो हमेशा हमें क्या बनाना है, इसका अकाउंट बना लेना है, प्रोविजन फॉर टैक्स। सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस गिवन होगा प्रीवियस ईयर का, टू बैलेंस कैरी डाउन। लाइबिलिटी अकाउंट है तो लाइबिलिटी के ओपनिंग बैलेंस क्या होता है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस कैरी डाउन। अब मुझे एडजस्टमेंट में बैलेंस शीट की फिगर मिल गई, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। एडजस्टमेंट में क्या दिया होगा, ईदर मेड, ईदर मेड और पेड। मेड लिखा होगा तो लिख देंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगी, पेड, क्योंकि ये क्या होगी, ऑपरेटिंग में जाकर ऐड, और ये वाली फिगर क्या हो जाएगी, ऑपरेटिंग में जाकर माइनस। अगर क्वेश्चन में पेड लिखा है तो ऑब्वियसली बैलेंसिंग किस साइड आ जाएगी, मेड आ जाएगी। मेड क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग में ऐड, और पेड वाला माइनस। याद रहेगी बात। तो ये हमारे पास प्रोविजन फॉर टैक्स का पॉइंट आ जाता है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट पॉइंट, अब हम कहां चले थे भाई, हाँ जी यहां आ जाइए। पहला पॉइंट सभी को क्लियर हो गया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, अच्छे से पता लगे सारे एस्पेक्ट। अब अगला एस्पेक्ट है मेरे पास नॉन ऑपरेटिंग है, नॉन कैश आइटम। मैंने एग्जैक्टली बता दी किससे रिलेटेड होती है, एनसीए से रिलेटेड। नॉन ऑपरेटिंग आइटम किससे रिलेटेड होंगी, एनसीए या फिर डिवेंचर से रिलेटेड, लॉन्ग टर्म डेट से रिलेटेड। तो एनसीएल एंड एनसीए ऐसे याद रह जाएगा, एनसीए एंड एनसीएल से रिलेटेड। तो एनसीए से रिलेटेड क्या क्या आ गया, डेप्रिसिएशन आ गया, एमोटाइजेशन आ गया, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट आ गया, फाइनेंस कॉस्ट किससे रिलेटेड आ गई, एनसीएल से रिलेटेड। याद रहेगी बात। तो ये ऐड हो जाएंगे और माइनस क्या हो जाएगा, एनसीए से रिलेटेड क्या आ गया, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, इंटरेस्ट डिविडेंड रिसीव्ड। याद रहेगी सभी को। तो नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम किससे रिलेटेड होंगी, एनसीए से रिलेटेड एंड एनसीएल से रिलेटेड। पक्की बात है, श्योर।
अभी हम जानेंगे भी, डेप्रिसिएशन लॉस हमसे कैलकुलेट भी करवाएगा। तो जब मैं आ रहा हूं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के ऊपर तो यहां पर समझाऊंगा ये वाला पॉइंट अभी। फिर यहां तक मेरे पास क्या आ गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, क्या ऐड करते हैं उसमें, डिक्रीज इन करंट एसेट एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। क्या छोड़ देंगे आप करंट एसेट में, क्या छोड़ देंगे करंट एसेट में, क्या ना लेंगे करंट एसेट में, क्या ना लेंगे करंट एसेट में, क्या ना लेंगे, एक्सेप्ट व्हाट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्या आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, तो अगला नोट मेरे पास क्या आ गया, नोट नंबर 5 है ना, हाँ नोट नंबर 5, करंट एसेट में क्या ना लेंगे, सब कुछ लेंगे एक्सेप्ट क्या, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इंक्लूड्स कैश इन हैंड, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, कई बार एक नंबर में पूछ लेता है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, कई बार आप गलतियां कर देते हैं ये वाली, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आप लिख देते हैं, इनको ऐड माइनस कर लेते हैं। तो करंट एसेट में क्या ना लेंगे, ये वाली अमाउंट्स ना लेंगे। सर ये क्या है, ये जाने अनजाने में इनको क्या बोलते हैं इनको हम क्या बोलते हैं भाई, इन्हीं को हम बोलते हैं कैश एंड, तो करंट एसेट में क्या नहीं लेते हम, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं लेते, क्या नहीं लेते, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं लेते। तो ये सब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, ये सारे के सारे क्या है मेरे पास, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। करंट लायबिलिटी में क्या ना लेंगे हम लोग, यहां भी मैंने एक पॉइंट और लिखा हुआ है, करंट एसेट और दूसरा क्या लिखा हुआ है भैया, करंट एसेट हो गया, करंट लायबिलिटी में क्या ना लेंगे, नोट नंबर 6, क्या ना लेंगे, करंट लायबिलिटी क्या ना लेंगे, तो मैं कह सकता हूं करंट लायबिलिटी एक्सक्लूड व्हाट, बैंक ओवरड्राफ्ट। क्यों, क्योंकि कहां जाएगा भाई, बैंक ओवरड्राफ्ट चला जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, कहां चला जाएगा, शॉर्ट टर्म लोन्स, ये ना लेंगे। कहां जाएंगे ये, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में, डेट के तौर पे लेंगे। फिर आ जाते हैं हम लोग अगले नोट की ओर, हमने लिखा इनकम टैक्स पेड, सभी को क्लियर हो गया, मैंने लिखा है नेट इनकम टैक्स पेड, क्या बोला हो भाई, नेट इनकम टैक्स पेड। अगर आप ध्यान देंगे तो मैंने क्या लिखवाया फॉर्मेट में, नेट इनकम टैक्स पेड। तो नोट नंबर 7 क्या कहता है, नेट इनकम टैक्स के बारे में, इनकम टैक्स पेड किसे बोलते हैं, जो भी मेरे पास पेड आया था, पेड माइनस रिफंड, याद रहेगा, नेट क्या हो जाएगा, पेड माइनस, इसी को बोलेंगे नेट इनकम टैक्स, पेड माइनस रिफंड ऑफ टैक्स। फिर हम लोगों ने लिखा अगला पॉइंट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम रिवर्स। तो याद करिए अभी मैंने आपको सबसे पहले पॉइंट में क्या लिखवाया था, सबसे पहले पॉइंट में अगर आपको याद हो तो हमने क्या लिखा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम लिखी है, हमने यहां पे लिखा लॉस बाय फायर थेफ्ट, क्या लिखा था, प्लस, क्या लिखा भाई, प्लस, और क्लेम रिसीव्ड इंश्योरेंस क्लेम क्या लिखा हुआ है, माइनस। तो मैंने यहां क्या बोला, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम रिवर्स का मतलब, तो जो प्लस किया था वो क्या हो जाएगी अब माइनस, और जो माइनस किया था वो क्या हो जाएगी प्लस। तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम रिवर्स समझ गए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम रिवर्स का मतलब समझ गए। तो नोट नंबर 7 बनाना चाहते हैं इसका, अगर रिवर्स समझ आ गया तो ना बनाइए, अब नहीं समझ आया तो मैंने बताया बना लीजिए भाई, नहीं समझ आई बात तो बना लीजिए। तो नोट नंबर 7 क्या कहता है मेरे पास, नोट नंबर 8, सॉरी नोट नंबर 8 हमने लिखा यहां पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम रिवर्स। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम रिवर्स क्या होंगी, है तो आपने लॉस बाय फायर क्या किया था, लॉस बाय फायर क्या किया था ऐड, तो वो क्या हो जाएगा माइनस,
because you do not have any choice. Loss by fire you cannot categorize into investing, not categorize into the financing. So आपने अल्टीमेट कहां ले लिया इसे भैया? ऑपरेशन में ही ले लिया. गुड्स का लॉस हुआ है, गुड्स और तो कहीं आती नहीं, ऑपरेशन में ही आती है. यहां आ जाएंगे मेरे पास. सर अगर एसेट का लॉस हो गया हो तो इन्वेस्टिंग में जाए. एसेट का लॉस हो गया हो तो, एसेट का लॉस होगा तो इन्वेस्टिंग. पक्की बात है. तो लॉस बाय फायर और फिर क्या लिखा था? क्लेम रिसीव्ड. क्लेम रिसीव्ड ऐड किया था. सबसे पहले क्या किया? ऐड किया था. तो अब यहां पर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा. अच्छा वहां ऐड किया था, यहां माइनस हो जाएगा. जो माइनस किया था वो नहीं, लॉस बाय फायर तो ऐड किया था ना, तो माइनस. और क्लेम क्या किया था? माइनस किया था. तो ये क्या हो जाएगा? क्लियर है की बात? आगे आ जाते हैं हम लोग. हम लोगों ने लिखा है भाई इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में सबसे पहले क्या लिखा है? परचेज ऑफ एनसीए. अब परचेज ऑफ एनसीए के ऊपर नोट बनाते हैं, नोट नंबर 9. अब इन्वेस्टिंग का हम नोट बनाने जा रहे हैं परचेज ऑफ एनसीए के ऊपर, नोट नंबर 9. अब मैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का नोट बनाने जा रहा हूं. इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का नोट बनाने जा रहा हूं. बना लूं भैया? ये लो, मैं इन्वेस्टिंग का नोट बनाता हूं. परचेज ऑफ एनसीए नोट नंबर 9 है. परचेज ऑफ, तो लिखते हैं इफ नो इंफॉर्मेशन, इफ नो इंफॉर्मेशन, अगर कोई जानकारी ना हो, इफ नो इंफॉर्मेशन अबाउट एनसीए, एनसीए के बारे में वो कोई जानकारी नहीं देता कि खरीदा है, बेचा है, कोई डेप्रिसिएशन है, कोई लॉस है, कोई जानकारी नहीं है उसके बारे में. तो हम सीधा सीधा ट्रीट करते हैं. अगर इंक्रीज हो रही हो, इंक्रीज ऑफ एनसीए हो, तो हम क्या मान लेते हैं? परचेज. क्या मान लेते हैं? कोई जानकारी नहीं है, इस बात का मतलब समझे? कोई जानकारी नहीं है मेरे पास. मैंने बोला कोई जानकारी नहीं है मेरे पास, तो मैंने क्या मान लिया उसको? मैंने मान लिया परचेज. सीधा सीधा क्या मान लिया उसको भाई? परचेज. माने मेरे पास एडजस्टमेंट में कोई जानकारी नहीं है. 2024 का डाटा था, 2025 का डाटा था, और मैंने लिख दिया मशीनरी. मशीनरी लिख दिया 5 लाख और लिख दिया 6 लाख. अब मैंने कुछ नहीं बताया, 5 लाख से 6 लाख हो गई, तो मैं क्या मान लूंगा? दिस इज व्हाट? परचेज. क्या मान लूंगा मैं इसको? तो इंक्रीज को मान लूंगा परचेज, और डिक्रीज को क्या मान लूंगा मेरे भाई? डिक्रीज को मैं मान लूंगा सेल. डिक्रीज को क्या मान लूंगा मैं? तो परचेज ऑफ एनसीए और सेल ऑफ एनसीए मान लूंगा. एक्सेप्ट, अब डिक्रीज में आ गया, एक्सेप्ट किसके लिए? एक्सेप्ट बोल दिया मैंने इंटेंजिबल एसेट. क्या बोला? एक्सेप्ट फॉर इंटेंजिबल एसेट. एक्सेप्ट फॉर इंटेंजिबल. सर अगर एक्सेप्ट डिक्रीज इन इंटेंजिबल एसेट हो रहा हो, कोई जानकारी नहीं हो, तो क्या मानेंगे? हम उसे मानते हैं एमोटाइजेशन. बट वी अज्यूम एमोटाइजेशन. वी अज्यूम एमोटाइजेशन, एमोटाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट. एमोटाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल. पेटेंट की वैल्यू कम हो रही है तो मैं उसे सेल ना मानूंगा. पेटेंट की वैल्यू अगर कम हो रही है तो मैं उसे सेल नहीं मानूंगा. क्या मान लूंगा? एमोटाइजेशन. याद रहेगी बात? उसे क्या मान लिया जाएगा? एमोटाइजेशन. ये तो हो गया पहला पॉइंट, व्हेन देयर इज नो इंफॉर्मेशन. अब आ जाते हैं देयर इज द इंफॉर्मेशन. इफ देयर इज द इंफॉर्मेशन, इफ देयर इज इंफॉर्मेशन, देयर इज इंफॉर्मेशन, वो सेल की जानकारी है, डेप्रिसिएशन की जानकारी है, परचेज की जानकारी है, लॉस की जानकारी है, लॉस की जानकारी है, प्रॉफिट की जानकारी है, कोई भी जानकारी है, अगर किसी भी प्रकार की जानकारी दी हुई है तो मैं अकाउंट बना लूंगा. मैं क्या बना लूंगा भाई? इसका अकाउंट बना लूंगा. वी प्रिपेयर
एसेट अकाउंट। तो जब भी कोई जानकारी हो वी प्रिपेयर एसेट अकाउंट, हम एसेट अकाउंट बना लेंगे, हम एसेट का अकाउंट बना लेंगे। क्लियर है की बात? तो जब भी हम अच्छा कार्य कर रहे होते हैं ना, चढ़ाई चढ़ रहे होते हैं, कहीं पर पहाड़ पे चढ़ रहे होते हैं, तो ज्यादा संभलना होता है। और हम ज्यादा ऊपर उफान पर हो, अब तुम्हारी जो क्लास +2 है, फर्स्ट ईयर और +2 में सबसे ज्यादा संभलना पड़ता है। सबसे ज्यादा बच्चे मैंने बिगड़ते देखे हैं क्लास +2 में और फर्स्ट ईयर में, और ट्रैक पर आते हैं सेकेंड ईयर में। और ये 2 साल पता नहीं कब वो कब तुम्हारी जिंदगी ले जा चुका होता है, कई बार इतनी दूर, बहुत दूर। तुम अगर कहीं जा रहे हो, अगर गलत टर्न ले लो ना, पता नहीं कितनी कई बार टर्न लेने पड़ते हैं सही रास्ते पे आने के लिए। एक गलत टर्न और सही रास्ते पे आने के लिए 8-10 टर्न लेने पड़ते हैं। मैं एक रोड पे जा रहा था अभी कहीं ना, तो मैंने एक टर्न ना गलती से इधर मुड़ना था राइट, मैंने सीधी ले ली, और उसके लिए मुझे 10-12 टर्न और वापस लेने पड़े। तो मैंने बेटे से पूछा, मैंने कहा तुझे क्या समझ आया इसकी कहानी में, ये मैंने टर्न गलत लिया। कहता वो टाइम ज्यादा लग गया। मैंने कहा तूने एक बात नोट की कि हमने एक गलत टर्न लिया और उसके बदले में कितने सारे और टर्न वापस लेने पड़े सही रास्ते पे आने के लिए। एक बार हाईवे पे एंट्री हो गई और वापसी बहुत मुश्किल होती है कई बार, टर्न मिले ना मिले, कहां से जाके टर्न लेना पड़ेगा। तो अभी तो तुम खुद को और बचा के चलो, तुम्हें पता ही नहीं आसपास वाला कौन सा क्रिमिनल है, ये कहानी चल रही है अभी, पता ही नहीं है। तो बचकर खुद को बचा के चलो। और जब आते हैं ना लड़के यहाँ पर मार्केट आई के, लुल्ला कुछ नहीं होता, थाने जो क्या पैसे दे देंगे अप्पा, पैसे ओ हो जाएगा, मामला सुलझ जाएगा। गलत फहमी है तुम्हारी, गलत फहमी है। ये किस दिन सुधर जाएगी, सामने वाला टकरा गया तुम्हारे ऊपर पर्चा करवा के रहेगा। तब तक की कहानी है, सामने वाला भी डर रहा, तुम भी डरे बैठे हो, सामने वाला भी डरा बैठा है। जब थाने में 2 पार्टियां जाती हैं ना, जब उनकी कॉम्प्रोमाइज पता कब होता है, दोनों डरपोक हो। पहले वाला बंदा यही कह रहा होता है हमेशा, मेरी की गलती है, मेरी तक कोई गलती नहीं है, मैनू क्यों मारे, मेरी तक कोई गलती ही नहीं सी, कोई गलती नहीं सी। बाद से कॉम्प्रोमाइज करते हुए वही लिखता है, हाँ साडी भी गलती सी। यही लिखते हैं। रात के 12 बजे नहीं लिखेंगे तो रात के 3 बजे लिखते हैं। आधे कॉम्प्रोमाइज रात के 1:30 से 3 बजे के बीच में होता है। जब रात गहरी होने लगती है, उन्हें पता, वो थाने में बिठा के रखते हैं। गर्मियां होती है तो मक्खी मच्छर काट रहे होते हैं, ठंड होती है तो ठंड सता रहे होते हैं, फिर कॉम्प्रोमाइज लिखे जाते हैं। ये आपको मैं वो हाल नहीं बता रहा हूं जो मैं सुनता हूं किसी से, मैं वो बता रहा हूं जो देखता हूं। हमारा भी कई बार वो समय खराब कर देते हैं, चलो जी आप कराओ जी, तो क्यों टेंशन ले रहा है, छोड़ दे बेटे, वही सही है, सही फैसला है बेटे। हाँ बिल्कुल नहीं सोचिए मैं कर दूंगा, कोई नहीं, तेरा बंदा आया था, बंदी आई थी, कुछ नहीं कहते, कोई नहीं, हम माता के भक्त। हाँ जाओ, जय माता दी, जय बाबे दी बेटे। एसेट अकाउंट, अब एसेट अकाउंट को सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्लोजिंग बैलेंस, बाय बैलेंस, कैरिड आउट। अब एसेट बिकेगी तो एसेट बिकेगी बाय कैश, क्योंकि हमें अगर आपको याद हो तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या लिखा, सेल ऑफ एसेट, तो यहां पर आता है सेल ऑफ एसेट बाय डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की भी कहानी पढ़ लेंगे अभी। लॉस, सभी को पता है लॉस कहां जाता है, ऑपरेटिंग में ऐड हो जाता है। डेप्रिसिएशन कहां जाता है, जानेंगे अभी, स्टार लगा लिया। सेल तो मुझे पता ही लग गया कि इन्वेस्टिंग में क्या हो जाएगा भाई,
प्लस हो जाएगा, डेप्रिसिएशन कहानी पढ़ेंगे अभी, और प्रॉफिट एंड लॉस, सॉरी प्रॉफिट ऑन सेल, प्रॉफिट ऑन सेल माइनस हो जाएगा, ऑपरेटिंग से माइनस हो जाएगा, ऑपरेटिंग से माइनस हो जाएगा। क्लियर है की बात। और बैलेंसिंग फिगर नॉर्मली आपसे परचेज कहलवाता है ना, कैलकुलेट करवाता है नॉर्मली। सेल तो रेयर कैलकुलेट करवाएगा, अगर सेल कैलकुलेट करवाएगा तो परचेज दे देगा मुझे। अगर मुझे वो सेल दे रहा है इसका मतलब ऑब्वियसली क्या कहलवा रहा है, मतलब क्या कैलकुलेट करवा रहा है, परचेज। 90% केसेस में वह परचेज ही कैलकुलेट करवाता है। तो मैं लिख लेता हूं यहां पर टू बैंक परचेज, मैं इसी को बैलेंसिंग लिख रहा हूं परचेज। क्लियर रहेगी। ये एसेट अकाउंट तो बन गया मेरे पास। अब इसी एसेट में से एक सटार निकल कर आ गया, जो कि टिंकल टिंकल लिटिल सटार है, डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट। तो डेप्रिसिएशन के ऊपर भी नोट बना लेते हैं। ये कौन सा नोट था मेरे भाइयों, तो ये कौन सा हो गया, 10th डेप्रिसिएशन। पॉइंट नंबर 10 आ गया मेरे पास निकलकर, डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन का इफ नो ओपनिंग क्लोजिंग, फिर तो लड़ाई खत्म हो गई। नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, मुझे कोई भी ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ना दिया हो, फिर तो मेरे पास जो डेप्रिसिएशन है, फिर जो डेप्रिसिएशन है वही कहां आएगा, वही मेरे पास एसेट में क्रेडिट हो गया बाय डेप्रिसिएशन के नाम से, और वही मेरे पास ऑपरेटिंग में चला गया डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर के नाम से। मतलब एक ही डेप्रिसिएशन है, वही एसेट में और वही ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, नॉन कैश आइटम की तरह ले लेंगे। पक्की बात है। अब पॉइंट आ जाता है इफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस आर गिवन, इफ क्लोजिंग एंड ओपनिंग बैलेंसेस आर गिवन, तो पॉइंट इफ ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ डेप्रिसिएशन, माने कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आर गिवन, अगर मुझे दिए हो, अगर मुझे दिए हैं तो मैं क्या करूंगा भाई, इसका भी मैं अकाउंट बना लूंगा, इसका भी मैं क्या बना लूंगा, अकाउंट बना लूंगा। मैं बना लूंगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। हाँ जी, लाइबिलिटी अकाउंट हो गया। तो सारी कैसे आएंगे अमाउंट इसकी, कैसे आएंगे मेरे भाई, लाइबिलिटी अकाउंट हो गया तो सबसे पहले मैं लिखूंगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कौन सा बैलेंस, ओपनिंग, क्योंकि मुझे ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिए हुए हैं, टू बैलेंस कैरी डाउन। कौन से वाला मेरा भाई, क्लोजिंग बैलेंस। कौन से वाला बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। अब मुझे जब भी वो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस देगा तो इसके बारे में कहानी भी लिख के देगा जरूर आपको क्वेश्चन में। अगर उसने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन किया है, इसका मतलब अब आज तक उसने डेप्रिसिएशन को कहां ट्रांसफर नहीं किया, एसेट अकाउंट में नहीं किया। तो यहां मेरे पास आता है टू एसेट अकाउंट। कौन से वाला, एक्यूमुलेटेड। कौन से वाला, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन सोल्ड एसेट। ये वाला डेप्रिसिएशन उठकर जाएगा, ये वाला डेप्रिसिएशन चला जाएगा डेप्रिसिएशन में, है ना, ये वाला डेप्रिसिएशन जाएगा मेरे पास। अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है तो कौन से वाला डेप्रिसिएशन जाता है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन सोल्ड एसेट, ऑन जो एसेट बेच दिया है उसके ऊपर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। सर ये दिया होगा 90% केसेस में दिया होगा, तो ऑब्वियसली आपको जो बैलेंसिंग फिगर निकालनी है, ये क्या आया मेरे पास, डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर। ये कौन सा आ गया,
डेप्रीसिएशन ड्यूरिंग द ईयर, जो मुझे कहां लेके जाना है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ऐड कर देना है। ये कहां ऐड कर देना है भाई, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ऐड कर देना है। अब होता क्या है, कई बार आपको डेप्रीसिएशन ड्यूरिंग द ईयर दिया होता है, डेप्रीसिएशन ड्यूरिंग द ईयर दिया होता है, बैलेंसिंग क्या निकलवा लेता है आपसे, एक्यूमुलेटेड, क्या निकलवा लेता है, यही वाला डेप्रीसिएशन यहां चाहिए मुझे। और कई बार आपको एक्यूमुलेटेड देगा, क्या कैलकुलेट करवाएगा, क्योंकि ये वाला कहां जाएगा, ऑपरेटिंग। याद रहेगी बात, पक्की बात है। अब हम यहां पर आ जाते हैं, मैंने एक पॉइंट लिखा है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, याद रखना ग्रॉस वैल्यू लिखते हैं, याद रहेगी बात। कई बार आपको क्वेश्चन में ऐसे लिखा होता है, ग्रॉस लेस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और फिर नेट बैलेंस, तो आपने कौन सी वैल्यू लिखनी है, ग्रॉस बिफोर डेप्रिसिएशन। अब भी ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं, कौन सा बैलेंस लिखते हैं, ग्रॉस। क्लोजिंग भी कौन सा लिखते हैं, ग्रॉस। ये हमारे पास ग्रॉस बैलेंसेस आएंगे, पक्की बात है मेरे दोस्त। ये नोट कर लिया सभी ने, बैक टू स्टोरी आ जाए, नोट कर लिया सभी ने साथ के साथ। चलो बैक टू स्टोरी चलता हूं, कहां चले थे हम, यहां से चले थे मेरे भाई। हो गया मेरे पास इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, हो गया। अब हम आ जाते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी की कहानी इतनी सी है, क्या आ गया पहले, इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल है, लॉन्ग टर्म डिवेंचर, और इसमें मेरे पास मैंने बताया था इश्यू ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम भी शेयर कैपिटल में ही ले लेना, डिस्काउंट है तो माइनस कर लेना, चाहे डिवेंचर है चाहे, हाँ डिवेंचर है तो माइनस हो जाएगा, पक्की बात है। तो इसी में हम चलते हैं आगे, नोट भैया, नोट नंबर 11, इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल। 98% क्वेश्चन में कोई कहानी नहीं बताएगा इसके बारे में, इसकी कहानी भी डिस्कस कर लेंगे। इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल एंड एनसीएल, लॉन्ग टर्म डेट। सिंपल इंक्रीज क्या हो जाएगा, इश्यू, इंक्रीज क्या कहलाएगा, इश्यू है शेयर कैपिटल और एनसीएल की कहानी, और डिक्रीज क्या कहलाएगा, रिडम्पशन। डिक्रीज क्या कहलाएगा, रिडम्पशन। फिर इसी में मेरे पास इंटरेस्ट जरूर आ जाता है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ ना बताया हो तो इंटरेस्ट हमेशा कौन से बैलेंस पे लेंगे, ओपनिंग पे ले लेना। किस पे ले लोगे, ओपनिंग बैलेंस पर इंटरेस्ट ले लेना। इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट करेंगे, ओपनिंग बैलेंस पर, पक्की बात है। नो इंफॉर्मेशन के केस में, नो इंफॉर्मेशन। सर इंफॉर्मेशन के केस में, इंफॉर्मेशन के केस में पहली कहानी तो वो यही बोलता है, इश्यूड एट द एंड, इश्यूड या रिडम्पशन, कुछ भी बोले दो ही बातें लिखेगा कि शेयर कैपिटल या डिवेंचर्स इश्यू कर रहा है या रिडीम कर रहा है, इश्यू या रिडम्पशन। वो रिडम्पशन या इश्यू बोल रहा है डिवेंचर्स के बारे में, बैंक लोन के बारे में, तो याद रखना अगर उसने बोला इश्यूड और रिडम्पशन इन द बिगिनिंग, क्या बोला, बिगिनिंग बोला, तो इंटरेस्ट किस पे ले लेंगे आप, बिगिनिंग बोला तो आप किस पे ले लेंगे, क्लोजिंग वैल्यू पे लेंगे। इंटरेस्ट किस पे निकालेंगे, क्लोजिंग वैल्यू पर कैलकुलेट करेंगे। टॉकिंग अबाउट इंटरेस्ट, किसके वैल्यू पे निकालेंगे, क्लोजिंग वैल्यू पर आप इंटरेस्ट निकालेंगे। यही इश्यू और यही रिडम्पशन उसने किस पर बोला, एंड में बोला, तो आप किसके ऊपर वैल्यू निकालेंगे, किसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे, ओपनिंग वैल्यू पर। चाहे रिडम्पशन बोल रहा है, पक्की बात है। और क्या ना भूल जाना आप, बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म लोन्स, ये पब्लिक डिपॉजिट, ये सब कहां आ जाते हैं, फाइनेंसिंग में ही आ जाते हैं, एनसीएल में ही लेंगे। क्लियर रहेगी बात। बच्चे भूल जाते हैं डिविडेंड पेड माइनस करना, जब भी आप डिविडेंड पेड लोगे लास्ट में जाकर, तो नोट नंबर 11 के 12, जब भी आप डिविडेंड पेड लोगे, ठीक है,
कहां पर? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। मैं बात कर रहा हूं फाइनेंसिंग एक्टिविटी में डिविडेंड पेड लेंगे तो लेस कर लेना अनपेड डिविडेंड, अगर कोई दिया तो अनपेड डिविडेंड माइनस हो जाए। पक्की बात है मेरे दोस्त?